नेक्स्ट क्वेश्चन 205, लेट्स सी क्या बोलता है वो। क्वेश्चन 205 में वो आपको पूछता है भाई गिब्स एनर्जी का क्या रिलेशन है, और किसके साथ रिलेशन वो पूछ रहा है, ध्यान से देखना, वो केपी के साथ रिलेशन पूछ रहा है। किसके साथ? केपी। अब जिनका बेसिक्स थोड़ा कच्चा है उनको केपी पता ही नहीं होगा, तो पहले ये क्लियर कर देता हूं आपके लिए। आपके पास इक्विलिब्रियम, जब आप इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो बच्चों, तो दो तरह के कांस्टेंट्स होते हैं, दो तरह के कांस्टेंट्स होते हैं, के सी और के पी। कौन से दो कांस्टेंट्स होते हैं? के सी और के पी। दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट अ फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन, एंड दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, यहां पर C स्टैंड्स फॉर, मैं लिख देता हूं आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए, C स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन एंड P स्टैंड्स फॉर प्रेशर। तो जब मैं सॉल्यूशंस के लिए लिख रहा हूं, किसी सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन है जो मैंने किसके लिए लिखा बच्चों, कुछ सॉल्यूशन कंपाउंड के लिए लिखा, तो मैं कौन सा वर्ड यूज करने वाला हूं, मैं केसी वर्ड यूज करने वाला हूं, बिकॉज मैं विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन लिखता हूं, है कि नहीं। लेकिन जब मैं गैसेस के लिए लिखूंगा तो मैं क्या वर्ड यूज करने वाला हूं, केपी, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर लिखता हूं। ये फंडा क्लियर हुआ क्या? बहुत बेसिक बात है। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि गिब्स एनर्जी को उस केपी से, यानी कि गैस के लिए केपी से गिब्स एनर्जी को रिलेट करो, ठीक है ना। तो गिब्स एनर्जी का आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, गिब्स एनर्जी का क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला। व्हाट इज गिब्स एनर्जी बाय द वे? मैंने आपको ये सिनॉप्सिस में बताया, गिब्स एनर्जी क्या रिप्रेजेंट करती है, फ्री एनर्जी। गिब्स एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फ्री एनर्जी। वी ऑल्सो कॉल इट द गिब्स एनर्जी, ठीक है ना। ओके, नाउ इसका डायरेक्ट आपका क्या है, फॉर्मूला है, जो आपको इंडेक्स फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बोलता है, ध्यान से देखो जरा, डेल्टा जी इज माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ केपी। क्या बोलता है? माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ केपी। समझ में आया क्या? माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ केपी, है ना। सो इसको अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो क्या आएगा, कौन सा वाला आएगा बताओ? केपी विल बिकम इक्वल टू, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने आता है सबको? पीसीएम वाले बच्चों यार, वो तो आना ही चाहिए। कैसे करते हैं? तो यहां पर देयरफॉर केपी को आप कैसे करोगे कन्वर्ट? आप कर दोगे ई रेस टू माइनस डेल्टा जी नॉट बाय आर टी। आप नेचुरल लॉग को हटा दिया आपने, आपको लॉग नहीं चाहिए, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चाहिए। किसमें चाहिए? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसलिए आप क्या करोगे, केपी को इस साइड रखोगे, इसको इधर लेके जाओगे, है ना, और नेचुरल लॉग को हटाओगे तो ई का बेस, ई को रेस टू ये कर दोगे। समझ गया? फिर से देखो, अगर नहीं समझ रहा है तो ये जो पूरा वैल्यू है ना, इसको मैं यहां लेके गया, ये क्लियर हुआ, माइनस डेल्टा जी बाय आर टी, और नेचुरल लॉग को मेरे को हटाने का है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ई को ये नीचे बना दूंगा और ई को रेस टू दिस होल नंबर, रेस टू दिस होल टर्म लिख दूंगा। क्लियर? तो आंसर आएगा ऑप्शन दिल्ली, यानी कि डी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये याद करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला। व्हाट इज केपी? आई जस्ट टोल्ड यू, केपी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। अगर के सी बोलता तो क्या फॉर्मूला में कोई चेंज आता? नहीं, कोई चेंज नहीं आता, केपी की जगह पे सीधा सीधा के सी लिख सकते थे। क्लियर हुआ? कोई सवाल, कोई डाउट? हाँ, 208 देखो, 208, ठीक है, चुने हुए क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट सवाल कर रहे हैं अपन, ध्यान से देखो क्या बोलता है 208। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अ प्रोसेस और अ रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इफ ड्यूरिंग इट व्हाट हैपेंस। इसमें से क्या होने वाला है, कब हम लोग स्पॉन्टेनियस बोलेंगे किसी प्रोसेस को, कब बोलेंगे स्पॉन्टेनियस? मुझे ये बताओ, ध्यान से समझो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी को क्या हो रहा है बताओ, बढ़ रही है कि कम हो रही है?
एंट्रोपी को क्या हो रहा है बताओ, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? ऑफ कोर्स इंक्रीजेस, है ना। एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर याद नहीं रहता तो सिंपल सा एग्जांपल याद रख लेना, सिंपल सा एग्जांपल याद रख लेना, मेल्टिंग ऑफ आइस। जब बर्फ पिघलती है तो सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, यानी कि रैंडमनेस कम हो रही है कि बढ़ रही है बच्चों, बढ़ रही है ना। तो दुनिया में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होता है जो जहां पर एंट्रोपी जो है वो बढ़ती है और धीरे धीरे चीजें बिखर जाती है, हम मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, होता है ना। यूनिवर्स में हर चीज क्या है, डिस्ट्रॉय तो होने वाली है ना एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, है कि नहीं, राइट। अब हम सब रजनीकांत तो है नहीं कि हम रह जाएंगे, रजनीकांत भाई साहब भी जाएंगे ही कभी ना कभी तो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो क्या बोलता है कि भाई पूरे के पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है वो हमेशा बढ़ने वाली है। क्या ये बात समझ में आई? सो ओवरऑल यूनिवर्स की टेंडेंसी है अपनी एंट्रोपी को, यानी कि अपनी रैंडमनेस को बढ़ाने की। क्या ये याद रहेगा आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स का। यूनिवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं आपको पता है? आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा। यूनिवर्स को हम लोग एवर एक्सपैंडिंग यूनिवर्स बोलते हैं कि नहीं? यस, हमारी यूनिवर्स बढ़ती जा रही है ना। क्यों बढ़ती जा रही है भाई? क्योंकि हमारी यूनिवर्स की एंट्रोपी भी कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। कैसे बढ़ती जा रही है? थ्रू स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। तो यानी कि डेल्टा एस इज पॉजिटिव, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में होता है। इज दैट क्लियर? बढ़िया, ओके। 210 क्वेश्चन नंबर 210 क्या बोलता है जरा देखते हैं। वो बोलता है फेवरेबल कंडीशंस फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इस क्वेश्चन को 5 स्टार मार्क करना। सबसे ज्यादा बार इसके आने के चांसेस पहले भी थे, अभी भी हैं, ठीक है। ऑलरेडी इसके बारे में मैंने आपको सिनॉप्सिस में बता दिया था, तो फटाफट आप गेस कर सकते हो आंसर राइट क्या होगा। आपको बहुत इजीली ऑप्शंस एलिमिनेट करने को तो आ जाएगा। एटलीस्ट मैं ये बोल सकता हूँ बी और डी में से आंसर नहीं है। क्या ये बात से आप सहमत हो बच्चों? बी और डी में से आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एस दोनों में नेगेटिव दिया है। बरोबर बोल रहा हूं कि नहीं? है ना, बहुत बढ़िया। अभी ए और डी में से मेरे को चेक करने का, ए और डी में से मेरे को चेक करने का, तो मैं कैसे बताऊंगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या फेवरेबल कंडीशन है, ए या डी? बताओ। ऑफ कोर्स आंसर इज ऑप्शन ए। वाई इज ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर? क्योंकि मुझे पता है for spontaneous process, correct, for spontaneous process what are the two criteria that I have told you? Delta S has to be positive, बरोबर, and delta G has to be negative. Very good, has to be negative. And what is the formula for delta G बच्चों? delta H minus T delta S, बरोबर। तो ये नेगेटिव कभी होएगा? जब भी टी डेल्टा एस जो है ना वो बहुत बड़ी वैल्यू होगी, टी डेल्टा एस बड़ी वैल्यू होगी ना, तभी ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो टी डेल्टा एस बड़ी वैल्यू चाहिए, तो यहां पे देखो टी डेल्टा एस लेस देन तो नहीं चलेगा, बड़ी चाहिए ना वैल्यू, ये तो ऑप्शन ए करेक्ट है। समझ में आया क्या? यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल। ये नहीं समझ रहा तो पूछो, फिर से समझाता हूं स्टार्टिंग से, टेंशन मत लो। सबको क्लियर हुआ ये? इसमें कोई सवाल, कोई डाउट? बढ़िया, ओके। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, दैट इज 215। कैन यू ऑल सी द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन? यस, ओके। 215 क्या बोलता है देखो। 2 मोल ऑफ आइडियल गैस 27 डिग्री टेम्परेचर एक्सपैंडेड रिवर्सिबली फाइंड एंट्रोपी चेंज। वर्क डन पूछा है क्या उसने? नहीं, उसने वर्क डन नहीं पूछा है। क्या पूछा आपको? उसने एंट्रोपी चेंज पूछा है। तो एंट्रोपी का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या? एंट्रोपी का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है? बताओ। हाँ, एंट्रोपी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपके स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, इवन टू बी वेरी ऑनेस्ट एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली आप बोल सकते हो कि जेई वगैरह के लेवल का है, ठीक है। ये सीईटी लेवल पे तो नहीं पूछा जाएगा, दैट मच आई कैन गारंटी, ओके। ये क्वेश्चन आप सीईटी लेवल पे एक्सपेक्ट नहीं करना, ये आप जेई वगैरह लेवल पे एक्सपेक्ट कर सकते हो बच्चों, ठीक है।
जस्ट आपको मैं बता देता हूँ, ये एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है जो बहुत इजी है याद करना, बिकॉज लगभग वो आपका वर्क डन जैसा ही है। ठीक है, कितना उसका फंडा देख लो जरा। डेल्टा एस का डायरेक्ट फॉर्मूला है 2.303 NR, इसमें टेम्परेचर नहीं है, समझे क्या? डेल्टा एस का फॉर्मूला वर्क डन में NRT है ना, 2.303 NRT है। एंट्रोपी में यहां पे नहीं है। ओके, एंड log to the base 10 of V2 by V1। ओवरऑल सिमिलर लग रहा है फॉर्मूला, सिर्फ फर्क क्या है, यहां पर नेगेटिव साइन था वर्क डन वाले में और यहां पर T था, है ना? तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, एकदम सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है, करके देख लो। 2.303, N कितना है? नंबर ऑफ मोल्स 2। R की वैल्यू क्या लूं मैं? R की वैल्यू 2 यहां पे दिया हुआ है ना, 2 किलो कैल पर मोल, क्योंकि कैलोरीज में ढूंढना है। और रिवर्सिबली फ्रॉम 20 to 2, सॉरी 2 to 20, मतलब फाइनल इज 20, ये 2, मतलब log 10 कितना होता है? log 10 इज 1, है ना? ये तो सबको मालूम है ना। तो आंसर आएगा 2.303 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, 9.2, दैट इज योर करेक्ट आंसर। आंसर इज ऑप्शन डी, दिल्ली। समझ में आ गया सबको? ये फॉर्मूला याद रहेगा। फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये MHT CET लेवल पे एक्सपेक्ट नहीं करना, बिकॉज ये आपके टेक्स्ट बुक में आपने कभी ये फॉर्मूला नहीं देखा होगा, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा इन्फो है, ये आप JEE लेवल पे कर सकते हो। ठीक है बच्चों, 219 का आंसर बता दो उसी हिसाब से 219 का आंसर फटाफट बता दो, तो समझ जाऊंगा कि आपको आ गया। ओरली बता सकते हो, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ओरली बता सकते हो। ऑप्शन बॉम्बे 2.303 इंटू R, सेम ना, लॉजिक पूरा का पूरा सेम रहेगा। V2 by V1 को मैं क्या लिखूंगा? 10 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, 10V अपॉन V, एकदम इजी, बढ़िया। तो आंसर क्या आएगा? डेल्टा S विल बी 2.303 इंटू 1 मोल है, इंटू R की वैल्यू है 2, नहीं R की वैल्यू लिखनी नहीं है, R की वैल्यू R ही लिखनी, और इंटू लॉग ऑफ 10 टाइम्स ऑफ V अपॉन V। क्लियर है ये? तो आंसर आ गया 2.303 R। इजी लग रहा होगा, बहुत बढ़िया। ओके, अगला सवाल क्या बोलता है? 220, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज सेड टू बी एंथैल्पी ड्रिवन? इनमें से कौन सा वाला रिएक्शन एंथैल्पी से कंट्रोल्ड है? एंथैल्पी ड्रिवन बोले तो कौन सा रिएक्शन एंथैल्पी पे डिपेंड करता है, मतलब हीट पे डिपेंड करता है? बताओ। एंडोथर्मिक विद पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज, एंडोथर्मिक विद नेगेटिव एंट्रोपी चेंज, एक्सोथर्मिक विद पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज एंड एक्सोथर्मिक विद नेगेटिव एंट्रोपी चेंज। पहले सवाल को जरा समझना, सवाल को समझना। तो ये सवाल में सबसे पहले ये समझो कि ड्रिवन ये शब्द का मतलब क्या है। ड्रिवन बोले तो कंट्रोल्ड बाय, ड्रिवन बोले तो क्या, सिंपल भाषा में बोले तो ड्रिवन बोले तो क्या, कंट्रोल्ड बाय। ठीक है, कि मतलब वो कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर पूरा का पूरा रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। अब वो आप बोलोगे कि सर रिएक्शन का डिपेंड करना मतलब क्या? तो भाई रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी का डिपेंड करना। रिएक्शन का डिपेंड करने का मतलब क्या है? रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी जिसके ऊपर डिपेंड करिए उसकी बात हो रही है। अब जरा थोड़ा सा आपको इसको मैथमेटिकली मैं समझाता हूँ। हमारा फॉर्मूला क्या था बोलो? डेल्टा G वॉज डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, बोलो बरोबर? ये फॉर्मूला है हमारा बच्चों। अच्छा, जब मुझे स्पॉन्टेनियस चाहिए, क्या चाहिए? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस चाहिए, मतलब कि डेल्टा G मुझे नेगेटिव चाहिए, बरोबर? डेल्टा G मुझे कैसा चाहिए? नेगेटिव चाहिए। ये दो पॉसिबिलिटी में एग्जिस्ट करेगा ना। डेल्टा G को नेगेटिव बनाने में तुम्हारे दो चीजों का कंट्रीब्यूशन है। कैसे? डेल्टा H का भी कंट्रीब्यूशन है, डेल्टा S का भी कंट्रीब्यूशन है। ये समझ में आया? जब इसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी और इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, और ये वाला चाहिए हाईली नेगेटिव, ये छोटा मोटा नेगेटिव चलेगा क्या? नहीं, ये कैसा चाहिए? हाईली नेगेटिव रहेगा, तभी ही ये ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा। समझ में आया कि बाउंसर गया?
हाँ, अब यहां पर फंडा क्या है जरा समझना। अगर एंट्रोपी पॉजिटिव रही, अगर एंट्रोपी पॉजिटिव तो ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है, ओके। अगर एंट्रोपी नेगेटिव वैल्यू है बट स्मॉल नेगेटिव है, कैसी, स्मॉल, और ये लार्ज नेगेटिव है, तो भी ओवरऑल चलेगा, है कि नहीं। बट कौन लार्ज है यहां पे, एंथैल्पी की एंट्रोपी, कौन बड़ा है, जो बड़ा है वो कंट्रोल कर रहा है। समझ गया अभी ड्रिवन का मतलब, क्लियर हुआ मतलब सबको, बोलो हाँ या ना बच्चा लोग। ये मीनिंग थोड़ा समझने में ट्रिकी होता है, अगर अभी भी नहीं समझा तो तुमको नंबर से समझाता हूं। नंबर से समझाओ क्या, देखो एक बार नंबर से भी समझ लो और क्लैरिटी से दिमाग में बैठ जाएगा। डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब ज्यादातर जो तुम्हारे रिएक्शन है उसका टेम्परेचर तुमको कितना दिया रहता है, 25 डिग्री, 27 डिग्री, 300 केल्विन, 400 केल्विन, ऐसा ही दिया रहेगा। तो इसमें तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। समझो मैं इसको मान लूँ 300 केल्विन, कितना मान लूँ, 300 केल्विन मैंने मान लिया। अब तुम्हारा पूरा गेम इसका है। अब समझो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जो एंट्रोपी चेंज था वो था +100, कितना था, +100 किलो जूल था मान लो। और डेल्टा एच तुम्हारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, ये था -10,000 किलो जूल, कितना, 10,000। तो मुझे बताओ ये लार्ज नेगेटिव हुआ बच्चों और ये स्मॉल पॉजिटिव हुआ, कौन हो गया कंट्रोलिंग फैक्टर, बोलो, समझ गए ना, यस। अच्छा, इसमें डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये रिएक्शन को मैं क्या बोलूं, एक्सो या एंडो, क्या बोलूं, एक्सो, है ना, एक्सो। अच्छा, सपोज यहां पर तुम्हारा एंट्रोपी +100 की जगह पे -100 रहता तो और अच्छा, तो -10,000 प्लस -300 इंटू -100, तो ओवरऑल वापस से एक्सो ही रहता और स्पॉन्टेनियस भी रहता, है कि नहीं। तो सबसे अच्छा आपको रिजल्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब नेगेटिव एंट्रोपी चेंज रहेगा तब सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बोलो हाँ या ना। मतलब ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव रहेगा तो अच्छी स्पॉन्टेनिटी मिलेगी। क्या ये बात से आप सहमत हो, यस। अब रीड दी ऑप्शन डी दैट इज गिवन टू यू। चलो देखो ऑप्शन डी, देखो समझ में आया क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद नेगेटिव, एक्सोथर्मिक है मतलब ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव एंट्रोपी चेंज मतलब ये भी नेगेटिव है और लो टेम्परेचर है, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या रहेगी, अच्छी नेगेटिव वैल्यू रहेगी जिससे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगा, क्लियर। और उसमें लार्ज वैल्यू कौन, लार्ज वैल्यू किसकी, एंथैल्पी की, एंट्रोपी, एंथैल्पी की। अगर ये जो है, अगर एंट्रोपी आपकी समझो पॉजिटिव आ गई, समझो ऑप्शन ए को अगर आप देख रहे हो, ठीक है, ऑप्शन ए को, तो भी इसको स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए दिस हैज टू बी नेगेटिव ना। ऑप्शन ए में गलती कहां है, देखो एंडोथर्मिक दिया है, लॉजिक से अपने दिमाग में आएगा कि सी आना चाहिए, जैसे आप सोच रहे हो कि सी आना चाहिए, बरोबर। लेकिन सी में आपने एक गड़बड़ देखी नहीं, आप ध्यान नहीं दिया आपने कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर नॉट फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। जिसको हीट प्रोड्यूस करने का है वो चाहता है कि पहले से हाई टेम्परेचर ना हो, समझा। एक्सोथर्मिक कभी फेवरेबल है जब शुरुआत में टेम्परेचर कैसा है, लो। तो आप सिंपल याद रखो, ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो, आप सिंपल ऐसा याद रखो। देखो दो टाइप के ड्रिवन रिएक्शन होते हैं, एक एंथैल्पी ड्रिवन, इजी याद रखो, एक एंथैल्पी ड्रिवन बच्चों और दूसरा एंट्रोपी ड्रिवन, याद रहेगा क्या, एक एंथैल्पी ड्रिवन दूसरा एंट्रोपी ड्रिवन। एंथैल्पी ड्रिवन में एक्सोथर्मिक रहेगा, कैसा रहेगा, एक्सोथर्मिक। और एंट्रोपी ड्रिवन में कैसा रहेगा, एंडोथर्मिक। क्लियर, ऑप्शन समझ में आ गए कि नहीं, बोलो हाँ या ना, यस। तो आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि एंथैल्पी ड्रिवन पूछा उसने। यही अगर वो एंट्रोपी ड्रिवन पूछता तो आप आंसर ए मार्क करते। क्लियर हुआ, कोई टेंशन नहीं, समझ में आ गया एकदम अच्छे से, यस। बहुत बढ़िया सवाल, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। 25 देखो ये भी सिमिलर है ना, 225 सिमिलर फंडे पे बेस्ड क्वेश्चन। देखो अभी ये आंसर आना चाहिए आप लोग को। फॉर हाईएस्ट स्पॉन्टेनिटी
क्या कंडीशंस होनी चाहिए? सबसे ज्यादा स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब डेल्टा जी हाईली नेगेटिव होगा, बरोबर। जब डेल्टा जी हाईली नेगेटिव होगा तो हाईली स्पॉन्टेनियस बोला जाएगा। तो कैसा चाहिए, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? पहले ये बताओ। पहले तो डेल्टा जी, अभी तो बोला अगर ये लार्ज नेगेटिव वैल्यू है तो ये ज्यादा अच्छे से नेगेटिव आएगा ना, तो एक्सोथर्मिक ना। एंथैल्पी कैसी चाहिए? एक्सोथर्मिक चाहिए। और रैंडमनेस को क्या होना चाहिए? स्पॉन्टेनियस में हमेशा बढ़ना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए है ना। स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होता है? स्पॉन्टेनियस में एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, यस, और एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होगी तो अच्छा है। सही बोल रहा हूं? तो एक्सोथर्मिक। ओके, देन 228, ये भी अच्छा सवाल है। चलो बताओ 228 पढ़ो क्वेश्चन को। क्या बोलता है? वो बोलता है 1 mole of ice is converted into liquid at 273, of course. Then H2O solid and liquid have entropy of this much. What is the entropy change in the conversion? मतलब सॉलिड फॉर्म में इतनी एंट्रोपी थी, लिक्विड फॉर्म में इतनी एंट्रोपी थी, अभी कन्वर्जन करने के बाद में चेंज कितना आ गया? सिंपल सवाल है। टेम्परेचर दिया है क्या? हाँ, एंथैल्पी चेंज पूछा है, सॉरी, एंथैल्पी चेंज पूछा है ना। हाँ, तो मुझे बताओ इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वाटर बिकमिंग, सॉरी, आइस बिकमिंग वाटर इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड इट हैपेंस एट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर? क्या इस बात से आप एग्री करते हो? तो डेल्टा जी को क्या बोल लूंगा मैं? 0। और डेल्टा जी 0 हुआ तो डेल्टा एच इज इक्वल टू वॉट? टी डेल्टा एस। क्या मुझे एंट्रोपी चेंज मिली है? हाँ। क्या मुझे टेम्परेचर दिया है 273? एंट्रोपी चेंज कितना बच्चों? 60.03 माइनस 38.20। समझ में आया क्या? इजी आंसर। चलो आंसर बताओ फटाफट, कितना आएगा? 60.0, हाँ 03 ना। टू 73 इंटू 21.8 है ना। आंसर होगा 595 समथिंग, 5952 जूल पर मोल, यानी कि ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 273 इंटू 20 डायरेक्ट ही कर लो, रफली करोगे तो भी 5,500 आंसर आ जाता है। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए क्या? क्लोजेस्ट, बहुत बढ़िया सवाल। 230, चलो बताओ। सिमिलर टाइप क्वेश्चन अगेन, देखो 230 आप खुद से कर पाओगे क्या? ट्राई करो। क्या बोल रहा है वो? डेल्टा एच दिया है, एंट्रोपी चेंज पूछा है, बहुत आसान सवाल है। ऑप्शन सी, एकदम डायरेक्ट, एकदम इजी। कैसा करेंगे? यही लॉजिक ना। डेल्टा एच इज इक्वल टू, मैं पूरा फॉर्मूला भी नहीं लिख रहा, आप लोग अभी इतने तो स्मार्ट हो, आपको समझ में आ गया। तो डेल्टा एस क्या है? डेल्टा एच बाय टी। सही है। कितना दिया ये? 37.3 अपॉन 373, और ये किलो जूल था ना, तो मतलब 10⁻3। समझ गए? क्योंकि आंसर जूल में दिया, देख लो, तब जूल में दिया और ये यहाँ पे किलो जूल में दिया, इसमें गड़बड़ नहीं करना। अगर मैं ये बेचारा जो भी जिसने ये बुक बनाई हो तो भला आदमी है कि उसने आपको ऐसे ऑप्शंस दिए। मैं होता तो मैं 100, 10,000, 10,000 ऐसा देता, ताकि तुम लोग गड़बड़ करो। ठीक है, मैं तो कमीना हूँ, मालूम है ना तुम लोगों को। तो 373 है, ऐसा 10 जा और फिर ये 2 जा, यानी कि 10⁻², यानी कि 100 आंसर आ गया। समझ गए क्या? ऑप्शन सी, ठीक है ना। हाँ, मैं खुद को कमीना बोल रहा, तुम मत बोलना, मार खाओगे कदो। लाड में मत आना ज्यादा। चलो चलो यहाँ देखो 235 क्या बोलता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। व्हाट डू यू मीन बाय लेटेंट हीट? ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा। कितने बच्चों को याद है ये?
लेटेंट, द वर्ड लेटेंट का मतलब क्या होता है? लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ, है ना? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ कंपाउंड इज 2930 जूल पर मोल, द एंट्रोपी चेंज इज। अब आप सोचोगे सर ये तो हमने जिंदगी में कभी ये फॉर्मूला सुना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, कहाँ से इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? तो रियलिटी ये है कि ये एक्चुअली केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स से ज्यादा आपको फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में काफी काम आने वाला है, तो ध्यान में रख लेना। लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट जो है ना, आपको फिजिक्स में काफी पूछा जाता है, ठीक है? बट मैं फिर भी करवा देता हूं आपको, केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में दोनों में काम आएगा। ओके, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ध्यान से देख लो। एस डेल्टा एस इज इक्वल टू हीट अपॉन टी। क्या बोला मैंने? डेल्टा एस इज इक्वल टू हीट अपॉन टी। और ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, लेट मी टेल यू। क्या यहां पर मैंने ये एंथैल्पी अपॉन टी, हीट एक्सचेंज अपॉन टी सेम लिखा? बोलो हाँ या ना बच्चों, है कि नहीं? और फ्यूजन बोले तो क्या, मेरे को बताओ? फ्यूजन, ये शब्द आपको क्वेश्चन में दिख रहा है यहाँ पे, फ्यूजन। फ्यूजन बोले तो क्या रहता है? फ्यूजन बोले तो मेल्टिंग। और जब स्टेट चेंज हो रहा है तो क्या वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है? हाँ। तो क्या मैं ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ क्या? ये दिमाग में गया? कुछ रटने की जरूरत है क्या? आंसर आ गया? चलो फटाफट बता दो। 2930 और डिवाइड बाय 300, कितना आएगा आंसर? कितना आएगा आंसर? 9 पॉइंट समथिंग ना। अब 9.07 आएगा कि 9.77 आएगा, ये सवाल है। कैलकुलेशन बरोबर करना, गड़बड़ नहीं करना। ए और सी को देखो, बहुत क्लोज आंसर है। कौन सा वाला आएगा? 9 पॉइंट करके देख लो, 9.77 आएगा। देख लो, थोड़ा दिमाग लगा लो जरा। ठीक है, ये क्लोज टू 3000 है ना, क्लोज टू 3000 है ना, तो 9.77, क्लोज टू 10, जितना क्लोज टू 10 आंसर आ सकता है। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। इसमें सब राइट करने के बाद में फिर कैलकुलेशन में पॉटी नहीं करनी। हाँ, चलो अगला सवाल क्या बोलता है बॉस? अगला सवाल बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ, सॉरी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। 240 क्या बोलता है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। व्हाट इज द सेकंड लॉ डीलिंग विद? इट इंट्रोड्यूसेस अस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, है ना? ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, परमानेंट चेंज इन सिस्टम की बात की थी, राइट? अब अगेन फिजिक्स में इसका बहुत सारा लॉजिक है, बहुत सारा इसमें ये है, फिजिक्स में एप्लीकेशन बहुत है। और सबसे लास्ट स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे तो आपको ऑब्वियसली इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिल जाएगी। क्या? कैन एनी इंजन, फिजिक्स में आप ये पढ़ते हो, क्या दुनिया का कोई भी इंजन 100% एफिशिएंसी से बनाया जा सकता है क्या? नो इंजन कैन एवर हैव 100% एफिशिएंसी, बरोबर? क्यों ऐसा? क्योंकि कोई इंजन चलेगा तो उसमें से क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। जब तुम पबजी खेलते हो अपने मोबाइल पे, तो तुम्हारे मोबाइल के चिप में से हीट प्रोड्यूस होती है कि नहीं? है ना? तो ठीक उसी तरह कोई भी बैटरी, कोई भी सेल, कोई भी इंजन कभी भी 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकता। उसमें से थोड़ी एनर्जी विल ऑलवेज बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। इज दैट क्लियर? बढ़िया। 246 बताओ। 245 और 246 दोनों करते हैं। चलो 245 बताओ। इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हीट? बताओ, इनमें से कौन सा हीट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? डायरेक्ट क्वेश्चन, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। वैसे अभी हम लोग हायर लेवल क्वेश्चंस में आ गए हैं बाय द वे। क्या हीट ट्रांसफर के लिए तुमको फोर्स चाहिए कि स्पॉन्टेनियस हो सकती है? हाँ, हीट ट्रांसफर स्पॉन्टेनियस होती है ना यार। डज इट रिक्वायर फोर्स? नो, ऑफ कोर्स नॉट। फोर्स, मोशन रिक्वायर्स फोर्स, हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर फोर्स, है ना? हीट ट्रांसफर इज स्पॉन्टेनियस। 246 का आंसर देना अच्छे से। चलो, अर्ग जूल कैलोरी, इसमें आप लोग गड़बड़ करते हो, बहुत बेसिक चीज है, ध्यान देना। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ अर्ग जूल एंड कैलोरी? क्या बता सकते हो आप? अर्ग जूल कैलोरी बताओ। चलो, सबसे बड़ा क्या होता है? ऑफ कोर्स
सबसे बड़ा होता है कैलोरी, फिर होता है जूल, फिर होता है अर्ग। क्यों ऐसा? क्योंकि 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स? 4.18 जूल के बराबर। 1 जूल is 1 joule only, of course, it's the standard unit. And 1 erg is 10 raised to -7 जूल, है ना? तो ये सबसे छोटा हुआ ना। तो अर्ग, जूल और कैलोरी, आंसर क्या आया बच्चों 246 का? सी, बी और ए, है ना? सी सबसे बड़ा है ना, इसको ए बोला उन्होंने, इसको बी बोला और इसको सी बोला। तो सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, यानी कि ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। समझ गया क्या? इजी है, बहुत बढ़िया। ओके 250 बताओ जल्दी जल्दी, ये आंसर आना चाहिए। अभी अभी आपने डाउट भी पूछा था इसका। 250 आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, वर्ड इंपॉर्टेंट है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन हुआ तो जो भी एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जो भी एनर्जी थी वो तो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी ना, मैक्सिमम वर्क में, राइट? तो क्या उसकी एंथैल्पी को कुछ होगा? एंथैल्पी को कुछ होगा क्या? बोलो। यस, डेल्टा एच इज 0, क्योंकि टेम्परेचर का चेंज 0 है, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, तो एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। डेल्टा टी 0, समझ गए? आइसोथर्मल वर्ड दिया है ना बच्चों, तो डेल्टा यू यानी कि इंटरनल एनर्जी का भी चेंज 0, और जो भी एनर्जी थी वो कहां पे कन्वर्ट हो गई? सीधा सीधा वर्क डन में कन्वर्ट हो गई, तो डेल्टा एच भी 0। क्लियर? बढ़िया। टू 253 चलो बताओ, 253 ओरली आना चाहिए, कुछ सॉल्विंग का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, इतना तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए होगे, 250 क्वेश्चन कर लिए, बस हो गया अभी। चलो बताओ फटाफट, 253 का आंसर डायरेक्टली ओरली बता दो। मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड आइसोथर्मल रिवर्सिबल, उसके लिए क्या रहेगा? W मैक्स, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? जल्दी जल्दी बोलो। -2.303 253, आंसर विल बी ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। चेक। W मैक्स का फॉर्मूला क्या था? पहली बात तो नेगेटिव, तो चारों ऑप्शन में नेगेटिव है। 2.303, एन कितना है? कितना मोल दिया है? 1 मोल। आर की वैल्यू क्या लेंगे बोलो जल्दी? आर की वैल्यू लेंगे 2, दिया हुआ है 2 किलो कैल 2 कैल सॉरी, हाँ। फिर आर टी, टेम्परेचर कितना दिया बच्चों? 27 डिग्री यानी कि 300 केल्विन, और वॉल्यूम कितना दिया है? 2.24 से लेके 22.4 तक गया, मतलब log 10। आंसर आ गया -2.303 इंटू 600 ना, (253) 2.303 इंटू 600, हाँ। 6 2 12, 6 3 18, 12 13, हाँ 1318, सॉरी ऑप्शन ए, सॉरी माय बैड, मैंने इसको ये ले लिया, हाँ 1 मोल ना, यस, आंसर शुड बी ऑप्शन ए, माय बैड, करेक्ट। ओरली कैलकुलेट हो जाएगा, बहुत आसान। कितने लोग का हुआ? ओरली हुआ, कितने लोगों से हुआ? फटाफट हुआ ना? ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल 255, बताओ 255। क्या पूछ रहा है वो? 10.4 kg of gas expands isothermally reversibly. The work done is maximum if the gas is, ओहो मस्त सवाल, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है इसमें, थोड़ा बेसिक मोल कॉन्सेप्ट लगाना है। हिंट दिया, चलो बेसिक मोल कॉन्सेप्ट लगाना है बच्चों, हिंट दिया।
कैसे देखो, सी और डी, O2 इज 32, O2। हाँ, तो मुझे ये बताओ, हाँ, W मैक्स जब बाकी सारे पैरामीटर सेम है तो W मैक्स विल डिपेंड ऑन, इन दिस केस W मैक्स विल डिपेंड ऑन व्हाट, नंबर ऑफ, यस, डिपेंड ऑन n, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स। और जिसका मॉलिक्यूलर वेट एकदम कम, जिसका मॉलिक्यूलर वेट एकदम ही कम, उसका नंबर ऑफ मोल्स एकदम ज्यादा, तो देयरफॉर उसका W मैक्स ज्यादा, बरोबर है। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है वो आपका आंसर है। मुझे बता दो किसका किसका मॉलिक्यूलर वेट आपको समझ में आ गया। NO2 का कितना समझ में आया बोलो। नाइट्रोजन का 14 और 32 यानी कि 46, बरोबर। Cl2 का 71, मीथेन का CH4 यानी कि 16 और ऑक्सीजन का 32, राइट। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, सिंपल। CH4 16 ग्राम पर मोल, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आया क्या? बहुत अच्छे। कैलोरीफिक वैल्यू, ये सवाल आपने पूछा था, कैलोरीफिक वैल्यू, यस। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब समझ में आ गया अभी? क्या होता है कि किसी सब्सटेंस के एक मोल को जलाने पे कितनी कैलोरी, जैसे आप लोग वो, जैसे फिटनेस वाले जो, खास करके अगर कोई जिम विम जाता होगा, है ना, तो आप लोग वो करते हो ना कि आपने एक समोसा खाया उसमें इतनी कैलोरी, एक बर्गर खाया उसमें इतनी कैलोरी, ऐसे मार्क वो करते हो ना, मापते हो ना, राइट। तो बेसिकली वही होता है कि भाई किसी चीज को बर्न करने से कितनी कैलोरी मिल रही है उसको बोलते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। समझ गए क्या? क्वेश्चन नंबर 60। और कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं बॉम कैलोरीमीटर। क्या यूज करते हैं? बॉम्ब कैलोरीमीटर। इसका बॉम्ब से कोई लेना देना नहीं है, एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब से कोई लेना देना नहीं, इसका नाम है बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है। ये आपने कॉलेज में एक्सपेरिमेंट में वैसे शायद देखा हुआ होना चाहिए। देखा है क्या किसी ने? अरे वो कॉपर की एक ये रहती है यार, क्या बोलते हैं, छोटा सा एक बीकर रहता है, और देखा होगा यार, कवर्ड रहता है पूरा ऐसा, लिड उसका ये पूरा क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाया रहता है, करेक्ट, ठीक है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर वैसा दिखता है बेसिकली, हाँ, ठीक है। 265, ओके। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हिंट्स दिए हुए हैं। 265 तो सबको आना चाहिए, नहीं आएगा तो पकड़ पकड़ के मारूंगा अभी, सबको आना चाहिए। 265 फॉर्मेशन सुनते ही क्या सोचोगे? कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अब दिमाग में घुस गया एकदम से ये, बढ़िया, ठीक है। किन तीन चीजों की फॉर्मेशन दी है? इथीन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तीनों की फॉर्मेशन दी है। पूछा क्या है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथीन। कंबशन में क्या करोगे, किसके साथ रिएक्शन करोगे? ऑक्सीजन के साथ, करेक्ट, सही बोल रहा हूं। तो आपको 3 इक्वेशन दिए हैं, चौथे का पूछा है, तो क्या लगाएंगे? 3 इक्वेशन दिए, चौथे का पूछा है, मतलब क्या अप्लाई करना है? हेस लॉ। देखो ये आपके दिमाग में बैठ गया है। चलो पहले डायरेक्ट इक्वेशन लिख दें, क्या बोलो? 2C plus 2H2 gives C2H4। yes, this is equation number 1। yes बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी दी है बताओ? 52। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। मैं पूरा ये नहीं लिख रहा, डेल्टा H और ये वो सब नहीं लिख रहा, ठीक है ना। फिर C plus O2 कार्बन डाइऑक्साइड का कितना दिया है बोलो? -394 दिया है, ओके। एंड वाटर का H2 प्लस हाफ O2 कितना दिया है? -286। और पूछा क्या है? C2H4 प्लस O2 गिविंग। अभी मुझे बताओ इथीन के कंबशन में प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, बताओ जल्दी। CO2 प्लस और वाटर, CO2 प्लस वाटर, है ना। तो आपको पता है कि भाई हमारा क्या बोलते हैं, जो फाइनल रिएक्शन वो कुछ इस तरह करेगा, CO2 प्लस वाटर, है ना। समझ में आया क्या? इस तरह से। तो आप हेस लॉ लगा सकते हो, जहां पर आपको ये चाहिए, मतलब कि आपको C2H4 ये साइड चाहिए तो आप इसको रिवर्स कर लोगे, है ना।
और आपको ऑक्सीजन चाहिए, CO2 यहाँ पे राइट साइड पे है, वाटर यहाँ पे राइट साइड पे है, बाकी सब कैंसिल होना चाहिए। इस तरह से आप कर सकते हो, ये एक तरीका है। मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताता हूँ इसको सॉल्व करने का, एक दूसरा तरीका भी बताता हूँ। आपका फाइनल रिएक्शन ये है बरोबर, और आपको इसी रिएक्शन का डेल्टा एच काउंट करना है। यस बच्चों, यही उसने पूछा है ना, इस रिएक्शन का डेल्टा एच। अब किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच अगर मुझे काउंट करना है, मुझे बताओ डेल्टा एच फॉर एनी केमिकल रिएक्शन इज व्हाट, उसका फॉर्मूला क्या मैंने बताया आप लोग को, इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। यहां पे तुम्हारे प्रोडक्ट क्या है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्टेंट क्या है, ये दोनों, ठीक है। क्या तुमको चारों का वैल्यू दिया है क्या? ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन तो एलिमेंट है, ऑक्सीजन का तो 0 ले लोगे, है कि नहीं, ये भी सिखाया है ना मैंने। तो मुझे बताओ आंसर क्या आएगा, करके देखते हैं। प्रोडक्ट कौन से जल्दी जल्दी बोलो। अच्छा, इसको बैलेंसिंग भी तो करना पड़ेगा, अरे मैंने गड़बड़ किया ना, बैलेंसिंग नहीं किया। बैलेंसिंग यहाँ पे आएगा 3, हाँ 2 2, परफेक्ट, करके देखो। 2 3 6, 2 2 4 और 2 बरोबर, हाँ है ना। तो प्रोडक्ट में अब मुझे बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन का कितना दिया था, 394, प्लस वाटर का फॉर्मेशन का कितना दिया था, 286, माइनस ऑक्सीजन का कितना ले लूं, 0 क्योंकि वो एलिमेंट है, प्लस C2H4। C2H4 का कितना है, दिया है क्या, हाँ दिया है ना, कितना है 52। कितना आएगा आंसर, 394 इंटू 2 माइनस 788 माइनस 572 माइनस 52। वन 1412 नेगेटिव साइन के साथ 1412 किलो जूल पर मोल। दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्या आएगा आंसर, सी, ऑप्शन सी है ना। 1412 जूल या किलो जूल, सब लोग सब वैल्यूज किस में दिए, किलो जूल में दिए, तो आंसर इज ऑप्शन सी। यस, आंसर इज ऑप्शन सी। मिल गया। हेस्लो से करते थोड़ा और लंबा हो जाता, दोनों तरीके से कर सकते हो, वैसे बता दिया, ऑप्शंस दे दिए। चलो, ये वाला सिमिलर क्वेश्चन हमने पिछले सेशन में भी किया था, ये आना चाहिए अभी सबको। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन इज x किलो जूल। चलो ये रिपीट क्वेश्चन, ये आना चाहिए, करो सारे बच्चे करो जल्दी जल्दी। 270 डेली रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन इज x किलो जूल। फूड मटेरियल जो वो ठूस रहा है उसका कितना है, y माइनस y किलो जूल पर मोल, इसका मॉलिक्यूलर वेट 100 दिया है, तो उसका डेली कंजम्पशन ऑफ द फूड इन ग्राम कितना होना चाहिए। चलो बताओ। मैंने सेम क्वेश्चन आपको कल पिछले सेशन में कराया ना, जहां पे दो करे थे, एक तो ये था कि कितना खाना खाना चाहिए, और दूसरा एक फैमिली को गैस सिलेंडर कितने दिन चलता है, ये वाला किया था हमने, याद है। जिनको नहीं आया वो लॉजिक देखो, वैसे तो सबको आना चाहिए। डेली रिक्वायरमेंट उसकी x किलो जूल है, ठीक है। कंबशन ऑफ फूड मटेरियल 100 जिसका मॉलिक्यूलर वेट है उसकी y है, मतलब कि 100 ग्राम मटेरियल से y किलो जूल प्रोड्यूस हो रहा है, समझा। तो कितने ग्राम मटेरियल से x किलो जूल प्रोड्यूस होगा, यही लॉजिक है ना। तो क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या आया, x बाय वाई इंटू 100, और इतना ही उसको कंज्यूम करना है ना, इतने ग्राम वो खाएगा तो उसकी वैल्यू, जो उसकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। समझ में आया क्या, आंसर कितना आया, बॉम्बे, एकदम इजी। यस यस। 271 का आंसर मैं बोलूंगा नहीं, आप बता दो, ऑलरेडी करवाया है सेम क्वेश्चन।
क्या आएगा 271 का आंसर? किसका जीरो होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन? मैंने क्या क्लियरली बताया था क्या होना चाहिए हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो के लिए? एलिमेंट होना चाहिए, और कैसे स्टेट में होना चाहिए? स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। तो 271 का आंसर ए बी सी डी क्या आएगा? ऑप्शन दिल्ली यानी कि डी, नियॉन गैस, ऑफ कोर्स। यस, एनीबडी एल्स who's thinking any other option is stupid. Please don't make that mistake. Okay, 274, oh nice सवाल, गुड क्वेश्चन। 274, चलो बढ़िया सवाल। बताओ क्या आएगा आंसर 274 का? वो बोल रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज, ये जो गैसेस आपको दी हुई है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो गैसेस होती हैं वो दी हुई हैं, उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? बताओ। बस इतना इंफॉर्मेशन दिया कि 4 गैसेस दी हुई है ना, इथीन, फिर नहीं सॉरी एसिटिलीन, इथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और इसमें से आपको जज करना है कि किसका कैलोरीफिक वैल्यू हाईएस्ट है, किसका लोएस्ट है। चलो बताओ कैसे करोगे? चलो अच्छा हिंट देता हूं, आंसर बहुत ऑब्वियस है और आंसर एकदम कॉमन सेंस वाला आंसर है। चलो हिंट दिया, ऑप्शन बॉम्बे, यस, बड़े से छोटा, यस। तो ऐसे बोलू कैलोरीफिक वैल्यू डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूलर मास। अब आ गया आंसर, मोलर मास पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मोलर मास पे डिपेंड करता है। तो जितना बड़ा मॉलिक्यूल, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास, उसका ज्यादा। तो ब्यूटेन सबसे ज्यादा, फिर प्रोपेन, फिर इथीन, फिर एसिटिलीन। बरोबर, समझ गए क्या? ओके 275, ये क्वेश्चन वैसे आपको अगेन सीईटी लेवल पे नहीं पूछा जाएगा। जस्ट एक आपको बात बता दूं, क्योंकि सीईटी लेवल पे हीट ऑफ डिसोल्यूशन वगैरह के क्वेश्चन नहीं आते, बट हाँ आप में से कोई अगर जेई वगैरह अटेम्प्ट करा तो उसको काम आएगा। और थोड़ा सा हायर लेवल है, अच्छा क्वेश्चन है, सीख लो। हायर लेवल नहीं है बट एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है। क्या बोलता है वो कि भाई एनहाइड्रस CuSO4 क्या है आपका? एनहाइड्रस CuSO4 और वाटर वाला CuSO4, मतलब कॉपर सल्फेट तो सबको मालूम है ना, पीकॉक ब्लू कलर का सॉल्ट होता है, सबको मालूम है। इसकी एक एनहाइड्रस वेराइटी है और इसकी एक हाइड्रेटेड वेराइटी है बच्चों। कैसी है? जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। ये एक हाइड्रेटेड वेराइटी और एक एनहाइड्रस वेराइटी, समझ में आ रहा है क्या? जब इसको डिसॉल्व करते हो, जब इसको पानी में डिसॉल्व करते हो, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन या हीट ऑफ डिसोल्यूशन है -15.89 किलो कैल। कितना? और जब पानी वाले को पानी में डिसॉल्व करते हो, यानी कि हाइड्रेटेड सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करते हो, तो इसका है 2.80 किलो कैल एनर्जी। समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। यस, तो आपको वो पूछ रहा है हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना है। क्या पूछ रहा है? हीट ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कितना है। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल, एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद करना है, इज एंथैल्पी ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट। सिंपल, समझ गए क्या? यस, एनहाइड्रस माइनस हाइड्रेटेड। आंसर आ गया? बोलो हाँ या ना। कितना आएगा? -15.89 -2.80, मतलब आंसर होगा -18.69 किलो कैलोरी। समझ गया क्या? यस, क्या याद रखेंगे? हाइड्रेशन का हीट कितना है, एनहाइड्रस माइनस हाइड्रेटेड। ये एनहाइड्रस बोले तो सूखा सूखा, ड्राई, और हाइड्रेटेड मतलब जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। क्लियर? बहुत बढ़िया। 280, चलो बता दो फटाफट। ओहो नाइस क्वेश्चन। 280 अगेन बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करने वाले क्वेश्चन है, हायर लेवल वाले। हाँ
हायर, अच्छा हायर लेवल क्वेश्चंस थोड़े हायर लेवल है हाँ एक्चुअली, मतलब ये जेई वगैरह के लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर आपसे ये बन रहे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि सीईटी में तो आप 4D डालोगे। हाँ लेवल 1 भी सारे आपने कर लिए तो भी बहुत है, बट ये अगर कर लिए तो डेफिनेटली सीईटी में 4 दोगे आप। चलो बताओ क्या बोलता है ऑटोमोबाइल में ये वाला। वैसे ये जो रिएक्शन में कंपाउंड दिया है C8H18, इसका नाम क्या है बता सकते हो? C8H18 कौन सा हाइड्रोकार्बन है? 8 कार्बन वाला, नाम क्या होगा इसका? ऑक्टेन, ऑफ कोर्स, है ना। पेट्रोल में क्या होता है? ऑक्टेन होता है ना, ये तो सबको मालूम है, मैंने बताया हुआ है, हाई ऑक्टेन फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, अब वो ये बोल रहा है तुमको कि बॉस 2 मोल ऑक्टेन है प्लस 5 मोल तुम्हारे पास ऑक्सीजन है, 16 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और 18 मोल पानी बन रहा है। और वो ये पूछ रहा है आपसे कि इस रिएक्शन का नहीं सॉरी 25 मोल्स नहीं 25 मोल्स O2 है ना, 25 मोल्स ऑक्सीजन एंड ये, और आपको पूछ रहा है कि इसकी एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी ये सब क्या क्या होंगी ये बताओ। तो सबसे पहली बात तो कॉमन सेंस वाली बात कि भाई यहां पर कंबशन हो रहा है, बोलो हाँ या ना। मतलब ये तो डायरेक्टली हीट प्रोड्यूस कर रहा है, इससे तुम्हारी गाड़ी चलती है ना, हीट प्रोड्यूस मतलब एक्सोथर्मिक, मतलब ए तो नहीं हो सकता, डी तो नहीं हो सकता। डेल्टा एच कैसा होगा? हैज टू बी नेगेटिव, बरोबर है बच्चों, है ना। अच्छा ये रिएक्शन आपको स्पॉन्टेनियस चाहिए कि नॉन स्पॉन्टेनियस चाहिए? स्पॉन्टेनियस चाहिए ना, नहीं तो गाड़ी नहीं चलेगी बॉस राइट, स्पॉन्टेनियस चाहिए। तो स्पॉन्टेनियस है अपने को पता ही है, तो एंट्रोपी कैसी, एंट्रोपी चेंज कैसा चाहिए? एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी एंट्रोपी बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए? तो डेल्टा एस कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, आगे आंसर। और डेल्टा जी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव, सही है ना, स्पॉन्टेनियस है ना, तो डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा जी नेगेटिव। तो प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस यानी कि ऑप्शन बॉम्बे, समझ गए? बोलो हाँ या ना, इजी है। सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ोगे तो सब आसान है, खिचड़ी करोगे तो सब डिफिकल्ट, ठीक है। चलो अगला सवाल। ओहो नाइस क्वेश्चन अगेन, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है बॉस इस सेक्शन में। फिर से बता रहा हूं, ये बुक के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, आपका कोई एक मार्क भी नहीं काट पाएगा। सिंसियरली प्रैक्टिस करो, सब सेट है। चलो क्या बता रहा है वो? डेल्टा एच दिया, डेल्टा एस दिया है, ठीक है। दोनों पांच अलग अलग रिएक्शन, 4 अलग अलग रिएक्शन, सॉरी 4 दिए, 4 ना, ये देखो क्वेश्चन को पढ़ो, फॉर 5 रिएक्शंस बोला है, नहीं 4 ना, चेंज कर लेना बच्चों, 4 ही रिएक्शन के दिए, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज वैल्यूज प्रिडिक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्पॉन्टेनियस। कौन सा वाला स्पॉन्टेनियस होगा इसमें से बताओ? स्पॉन्टेनियस के लिए क्या चाहिए था? डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव चाहिए थी, तो बस, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस विल बी नेगेटिव एट ऑल वैल्यूज फॉर विच, कैसे कैसे करेंगे देखो, रिएक्शन 2 में। अच्छा पहली बात तो अपने को डेल्टा एच तो नेगेटिव ही मांगता, बरोबर, मतलब 2 और 4 में से होना चाहिए, बरोबर है, ठीक है। अब ये वाला अगर डेल्टा एस हाई नेगेटिव है तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, और इससे बड़ा है ना, ये लार्ज नेगेटिव है तो ये नहीं चलेगा, बरोबर। डेल्टा एस लार्ज पॉजिटिव है तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। अगर नहीं समझा तो यहां देखना, डेल्टा जी को नेगेटिव बनाने के लिए for this to be negative, this has to be negative and this has to be large positive। अगर जितना ये पॉजिटिव होगा तो ये बेस्ट है ना, तो आंसर आएगा दिल्ली, यानी कि नहीं मतलब रिएक्शन 4 बोले तो डी, दिल्ली ना,
बढ़िया, समझ में आ गया सबको। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन 289 और 290 दोनों बताओ। चलो 289 और 290 दोनों बताओ। आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, W1 2 3 4, इनमें से करेक्ट ऑर्डर फॉर एक्सपेंशन, वर्क डन किसमें सबसे ज्यादा होगा? ओहो, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। बेसिक्स को टेस्ट कर रहे वो। आइसोबारिक में सबसे ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि आइसोबारिक में पूरे के पूरे सारे टर्म्स एज इट इज रहते हैं। तो आइसोबारिक कौन सा नंबर है? नंबर 1 2 3 4 3, तो 3 सबसे ज्यादा होना चाहिए। मतलब ए को मैंने एलिमिनेट कर दिया, है ना। उसके बाद किसका आएगा? आइसोथर्मल, रिवर्सिबल, आइसोथर्मल में रिवर्सिबल डब्ल्यू मैक्स रहता है, यस। अब आप लोग ये आर्ग्यू जरूर करोगे कि सर फिर व्हाई नॉट आइसोथर्मल को ऊपर क्यों नहीं रखा है, मतलब ए क्यों नहीं? रिवर्सिबल बोला नहीं है ना वहां पे, करेक्ट। रिवर्सिबल बोला रहता तो मैं ए बोल देता था। तो डी आ गया, आंसर खत्म। पहले दो आ गए तो आंसर आ गया। W3 ग्रेटर देन W1 ग्रेटर देन W2 ग्रेटर देन W4। कितने लोग को ये नहीं समझा? इज्जत से बताना। ये आइसोबारिक, ये आइसोथर्मल, और तीसरा कौन सा है? W2 बोले तो एडियाबैटिक, एंड लास्ट वाला आइसो। अच्छा, अब जरा सोचो, जब जरा सोचते जाओ, मुझे बताओ फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, है ना। अगर एडियाबैटिक है तो ये जीरो है, फिर भी कुछ ना कुछ वैल्यू तो एग्जिस्ट करती है ना। आइसोकोरिक है तो डेल्टा V जीरो, तो P डेल्टा V जीरो, यानी वर्क डन भी जीरो, सही है। यहां पर वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा U। अब और क्लियर हो रहा है क्या? मैंने वैसे सिनॉप्सिस में ये चारों ऑप्शन लिखवाए थे। यहां पर क्या होएगा बोलो? वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस Q, क्योंकि डेल्टा U जीरो था, है ना। और आइसोथर्मल में पूरा का पूरा इक्वेशन काम आएगा, सॉरी आइसोबारिक में पूरा का पूरा इक्वेशन काम आएगा। अब समझ गया होगा, आई एम प्रीटी श्योर, है ना। बढ़िया, ओके। अच्छा सवाल था ये, बहुत बेसिक और बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीज है। 290 इजी है, चलो बताओ 290 इनमें से कौन से फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे हाई है? चारकोल, केरोसिन, वुड या डंग? आसान क्वेश्चन। कौन सा फ्यूल जलाने पे तुमको बेस्ट एफिशिएंसी मिलती है? लकड़ी जलाने पे एफिशिएंसी मिलती है क्या? हाँ, वैसे ये चारों ही खराब है, बाय द वे ये बता दूं, चारों ही खराब है, लेकिन इन सब में अंधों में काना राजा कौन सा है? केरोसिन। अगर तुमको इसमें मैं ऑप्शन पेट्रोल दे देता तो वो आंसर होता क्या? पेट्रोल सबसे अच्छा, फिर उससे थोड़ा खराब डीजल, फिर उससे थोड़ा खराब CNG, फिर उससे थोड़ा खराब LPG, फिर उससे थोड़ा खराब मीथेन, फिर उससे थोड़ा खराब चारकोल, फिर उससे खराब, सॉरी उससे खराब केरोसिन, फिर उससे लेस चारकोल, उससे लेस वुड और उससे लेस डंग। समझ गया क्या? इस तरह से, ठीक है ना। एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है? कौन ज्यादा काला धुआं छोड़ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करती है। आप ऐसे लॉजिक से याद रख सकते हो। ओके, कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अज्यूमिंग नो रेजोनेंस। ठीक है, अज्यूमिंग नो रेजोनेंस। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड, सिंगल, डबल और CH बॉन्ड का हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन एंड हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन। ओहो ब्यूटीफुल। क्या दिया? बॉन्ड एनर्जी दिया है। क्या दिया है? क्वेश्चन को पढ़ो, क्या वर्ड दिया है? बॉन्ड एनर्जी, है ना। बॉन्ड एनर्जी दिया। अब मुझे बताओ कि बेंजीन इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स? अगेन बेसिक्स टेस्ट करा आपके वो। बेंजीन में कितने CC बॉन्ड? बेंजीन में ऐसा स्ट्रक्चर होता है,
और वो बोल रहा है रेजोनेंस को मारो गोली, रेजोनेंस को कंसिडर मत करो, है ना। तो टोटल बॉन्ड्स कितने हुए? वेरी गुड, टोटल हुए 6 CH बॉन्ड, यस। 3 C बॉन्ड सिंगल C और 3 C डबल बॉन्ड C, यस। बॉन्ड एंथैल्पी हो गया, हिंट मिल गया। तो मुझे बताओ रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड। आप लोग ये सोच रहे हो ना बैठ के कि सर इसमें रिएक्टेंट कौन प्रोडक्ट कौन? घोचू बच्चों, यही सोच रहे हो अभी तक? तो बॉस हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या सीखा फिर तुम लोगों ने? तंबूरा। हीट ऑफ फॉर्मेशन और बॉन्ड एनर्जी दोनों का हिंट मिल गया ना। हीट ऑफ फॉर्मेशन बोले तो क्या? 6 कार्बन प्लस 3 मोल हाइड्रोजन गिव्स C6H6। इतना नहीं कर पा रहे हो? बताओ अभी, यही रिएक्शन पूछा है ना तुम लोग को, मिला ये रहा प्रोडक्ट, ये रहा रिएक्टेंट, यस और नो? तो बताओ इसका डेल्टा H क्या है? H ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस H ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड्स, यस। टू डू द कैलकुलेशन डायरेक्ट, अभी तो वैल्यूज मैंने सारी बता दी, इंडिविजुअल वैल्यूज तो क्वेश्चन में दी हुई हैं। ये आपके रिएक्टेंट बॉन्ड्स की वैल्यूज यहां दी हुई है, प्रोडक्ट बॉन्ड्स की मैंने यहां पे बता दी। बस डायरेक्टली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा 75 किलो कैलोरी। समझ गए क्या? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव आ रहा है, हाँ ऑफ कोर्स। जनरली हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसी होती है? जनरली नेगेटिव होती है, बट बेंजीन के केस में पॉजिटिव क्यों है? कोई ये बता सकता है? चलो देखें आप में से कौन है जेई लेवल का थिंकर। जनरली मैं हमेशा हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव ही लिखवाता हूं ना, बट यहां पे पॉजिटिव क्यों आई? क्योंकि भाई बेंजीन में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है, बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर है, राइट? ओके, डाइबोरेन के बारे में कितने लोगों ने नाम सुना हुआ है? डाइबोरेन मैंने 11th में पढ़ाया आप लोग को, जिनको 11th में पढ़ाया उनको पता होगा। डाइबोरेन वाज, इनफैक्ट मैंने डाइबोरेन आप लोग को अल्कोहल फिनॉल में 12th में भी पढ़ाया है, B2H6। डाइबोरेन इज B2H6, नहीं पता तो सीख लो। BH3 is बोरेन, B2H6 is diborane. It's a potential rocket fuel which undergoes combustion. Yes. From this data, enthalpy change for combustion of diborane will be, ठीक है। मतलब ये तुमको रिएक्शन दिया है, इस रिएक्शन का तुमको एंथैल्पी चेंज निकालना है, गिवन दैट these 4 are given। ये 4 आपको रिएक्शन दिए हुए हैं, इनके हिसाब से आपको क्या निकालना है? गिवन रिएक्शन का निकालना। चलो फटाफट देखते हैं। 2B प्लस 3/2 O2 गिव्स B2O3। इसका वैल्यू है -1273। ठीक है, अगेन आई एम नॉट राइटिंग डेल्टा H एंड ऑल, यू अंडरस्टैंड दैट। H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। इसका वैल्यू है -286। समझ रहा है क्या? H2O liquid to H2O gas is 44 kilojoule and 2B plus 3H2 gives B2H6। इसका है 46 किलोजूल। और तुमको एक्सपेक्टेड इक्वेशन जो है जिसका चाहिए वो क्या है बोलो? क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या है? gives B2O3 प्लस 3H2। अब मैंने, अच्छा ये हेस लॉ का क्वेश्चन है, पहले तो ये बता दो। मल्टीपल इक्वेशंस दिए हैं और एक इक्वेशन का एंथैल्पी पूछा, ये तो क्लियर है। इतना नहीं आता तो जेन्युइनली बोलो, फिर पढ़ाई छोड़ दो, नहीं होगा तुम्हारा कुछ अभी तक, अगर ये नहीं सीख पाए हो तो। ठीक है ना, मल्टीपल इक्वेशन है, चौथे इक्वेशन का पूछा हुआ है। ठीक है, अच्छा मेन बात ये बताओ, मैंने आपको हेस लॉ में ट्रिक क्या बताई है याद करने की या समझने की ट्रिक क्या बताई है?
कि भाई आप लेफ्ट टू राइट जाते जाओ, एक एक टर्म को उठा के देखते जाओ, बरोबर यही बोला है ना। अब मुझे बताओ तुमको B2H6 कहाँ चाहिए फाइनल इक्वेशन में? लेफ्ट साइड पे चाहिए। यहाँ पे तुम्हारे गिवन इक्वेशंस में कहाँ दिया हुआ है? राइट साइड पे दिया है। तो क्या इसको रिवर्स करना पड़ेगा? यस, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। मैं यहीं का यहीं इसको रिवर्स करके लिख दे रहा हूं, समझ गए क्या? गया भेजे में? इसमें गड़बड़ नहीं होगी ना? ये मैंने -46 लिख दिया, क्लियर है गधे बच्चों? यस, हाँ। अच्छा मुझे बताओ, मुझे H2O गैस चाहिए कि इसमें लिक्विड चाहिए? ये चाहिए इसमें गैस। H2O गैस कहाँ दिया हुआ है मेरे को? ये लिक्विड था, हाँ मेरे को यहाँ दिया हुआ है ना, ये राइट साइड पे है, हाँ ये भी राइट साइड पे चाहिए, हाँ। लेकिन यहाँ पर कितना मोल चाहिए फाइनल इक्वेशन में? 3 मोल चाहिए, और यहाँ पर मेरे को कितना मोल है? एक ही है, तो मेरे को मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, समझ गए क्या? क्या वैल्यू आएगी? 4 3 12, 4 3 12, 132, 132, बरोबर। सो फार एवरीबडी विद मी? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं? अच्छा, फिर 3O2 चाहिए मेरे को। क्या चाहिए? 3O2 चाहिए। यहाँ पर 3/2 O2 और हाफ O2, 1.5 और आधा, तो ये तो 2 ही हुआ, 1.5 और आधा 2 हुआ। तो मुझे कुछ तो बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा? है ना, कुछ तो बढ़ाना पड़ेगा ना। अब कैसे बढ़ाएं, ध्यान से समझो। तो फंडा ये है कि मुझे लिक्विड वाटर चाहिए क्या मेरे को फाइनल इक्वेशन में? बताओ, लिक्विड वाटर चाहिए फाइनल इक्वेशन में? दिख रहा है तुमको कहीं पे लिक्विड वाटर? इसमें लिक्विड वाटर दिख रहा है क्या फाइनल इक्वेशन में? बोलो हाँ कि ना। लिक्विड वाटर, ये गैस वाटर है गधों, नहीं है ना। तो लिक्विड वाटर को कैंसिल करना पड़ेगा, और कैंसिल करने के लिए मुझे इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ गए क्या? इसका वैल्यू बता दो कितना आएगा? इसका आएगा -858। सो फॉर एवरीबडी विद मी? यस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट B2O3। B2O3 यहां पर कितना है? 1 मोल। कहां पे? राइट साइड पे। यहां पर कितना चाहिए? 1 मोल। कहां चाहिए? राइट साइड पे। तो फर्स्ट इक्वेशन को छेड़ने का नहीं, समझ गए ना? अभी इजी है। अब क्या करो, सीधा सीधा चारों इक्वेशन को ऐड कर दो, आंसर आ गया। क्लियर? चलो, क्या क्या कैंसिल करने का चेक कर लो। मैं थोड़ा नजदीक नजदीक लिख रहा हूं ताकि तुम लोग को एक फ्रेम में एक ही इसमें दिख जाए पूरा। अभी क्या क्या कैंसिल होने वाला है बोलो। 2B कैंसिल होगा ऑपोजिट साइड, ठीक है। फिर 3H2 कैंसिल होगा ऑपोजिट साइड। फिर 3H2O लिक्विड और 3H2O लिक्विड कैंसिल होगा ऑपोजिट साइड। ये 3/2 यानी कि 1.5 और ये भी 3/2 यानी कि 1.5, दोनों मिला के बन गया 3 ऑक्सीजन। यस। B2H6 मेरे को 1 मोल चाहिए था, B2O3 मेरे को 1 मोल चाहिए था, और ये मेरे को 1 मोल चाहिए था। मतलब मेरा फाइनल इक्वेशन बन गया, बोलो यस और नो, है ना। और फाइनल इक्वेशन का जो ये वैल्यू है वो क्या रहेगा? -1273 प्लस -858 प्लस 132 प्लस -46, है ना। आंसर आ गया। (2045) है ऐसा ऑप्शन, चेक करो। 2045 नेगेटिव, यस, दैट इज योर करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल था। इसमें थोड़ा आपको ट्रिकी ये था कि आपको लिक्विड वाला जो है ना वाटर, इसमें यहाँ पर आप लोग गड़बड़ करोगे। लिक्विड वाटर को कैंसिल करना है, उसको इक्वलाइज करके, समझ गए ना। आंसर इजी है वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट। आई होप हैस्लो अभी तक सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। बढ़िया। क्या आया? ऑप्शन सी आपका आंसर आया। ओके, बढ़िया सवाल। अगला बोलो, देखें 305। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? बेसिक डेफिनेशन से पता चल जाता है।
थर्मोडायनेमिक्स इसमें से क्या नहीं कर सकता, इसमें से क्या एक ऐसी चीज है जिसको पढ़ने के लिए आप अलग चैप्टर पूरा का पूरा है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किस में पढ़ते हैं हम लोग? केमिकल काइनेटिक्स में, ऑफ कोर्स, है ना। सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। एक्चुअली वो मैकेनिज्म को भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। रियलिटी ये है कि वो दोनों, तो 305 का आंसर एक्चुअली सी और डी दोनों होना चाहिए। ना ही वो आपको मैकेनिज्म बता पाएगा, ना ही रेट बता पाएगा, ठीक है ना। तो आंसर एक्चुअली दोनों होना चाहिए 305 का, सी और डी। पीछे क्या दिया एक बार देख लेना, आंसर की में शायद से डी दिया रहेगा, बट एक्चुअली आंसर दोनों होना चाहिए। जेई एडवांस में अगर ये क्वेश्चन आया तो आप दोनों मार्क कर सकते हो, ठीक है। ओके 310, अगला सवाल 310, चलो बताओ। बॉन्ड एनर्जी, ये आना चाहिए, AIEEE यानी जेई मेंस का क्वेश्चन है 2003 का। बॉन्ड एनर्जी सुनते ही क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड्स। खुद से कर पाओगे क्या 310? चलो खुद से करो, खुद से ट्राई करो अभी का अभी। चलो मैं वेट करता हूं, आप ट्राई करो, 30 सेकेंड्स दिया, चलो डन करो फटाफट। आपका आंसर आएगा -125। ओके एंथैल्पी चेंजेस फॉर फॉलोइंग प्रोसेस आर लिस्टेड बिलो। ये 315 अगेन, ये सारे जेई मेंस के क्वेश्चन जो AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम हुआ करती थी पहले, जो अभी आप लोग जिसको जेई मेंस बोलते हो वो पहले AIEEE होती थी, ठीक है ना। तो उसके अच्छे अच्छे सवाल है यहाँ पर, देख लेना क्या बोलता है ये। क्लोरीन, आयोडीन, ICl और I2 इनके एंथैल्पी चेंजेस दिए हुए हैं। गिवन दैट द स्टैंडर्ड स्टेट्स फॉर आयोडीन एंड क्लोरीन आर सॉलिड एंड गैस, व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर ICl। इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे बताओ? फॉर्मेशन सीधा सीधा है ना, फॉर्मेशन ऑफ ICl, किससे बनेगा ICl बताइए? I प्लस Cl, लेकिन I प्लस Cl लिखूं कि हाफ ऑफ I2 प्लस हाफ ऑफ Cl2 लिखूं? ऑफ कोर्स आई विल राइट हाफ ऑफ I2 प्लस हाफ ऑफ Cl2, उससे आप कैलकुलेशन डायरेक्टली कर पाओगे। समझ में आया क्या? यस तो ओवरऑल आपका सीधा आप ये लगा सकते हो, क्या बोलते हैं, बॉन्ड, इन लोग ने बॉन्ड एंथैल्पीज दिए नहीं, चेंजेस दिए, चेंजेस दिए मतलब डिसोसिएशन ना, उस तरह से दिया, ठीक है। देन यू हैव हाँ, देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 320। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉलोइंग थर्मोकेमिकल डेटा, यहाँ पर वाटर लिक्विड स्प्लिट हो रहा है H प्लस और OH माइनस में, मतलब ये आयोनाइजेशन हो रहा है पानी का। फिर वाटर का फॉर्मेशन, ये देखो ये फॉर्मेशन है क्या, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O लिक्विड, यस फॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। इससे वो पूछ रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आयॉन्स बताओ। क्या बताओ? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आयॉन्स बताइए, कैसे कैलकुलेट करेंगे बोलो? समझा वो, यहां देखो करना क्या है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है यार, जरा ध्यान से देखो। आपको पहली बात तो समझना कि वो पूछ क्या रहा है। देखो आपको उसने दो इक्वेशन दी है, एक बोला कि भाई H2O है जो H प्लस और OH माइनस दे रहा है, और एक है कि H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2, ठीक है। ये आपको इक्वेशन मिला। आपको सिंपल से उसने ये पूछा है कि बॉस इसका फॉर्मेशन का एंथैल्पी बताओ, है ना। तो मुझे बताओ यहां पर ये दोनों लिक्विड लिक्विड थे, करेक्ट। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूं तो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, हाँ कि ना। तो फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा बोलो? H2 प्लस हाफ O2 गिव्स
H प्लस प्लस हाफ OH। यस, समझ गए क्या? इसका वैल्यू तुमको दिया है कितना? 0। ये एलिमेंट्स है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, मतलब मालूम ही है ना, इनका वैल्यू तो पता ही है क्या? 0। ओवरऑल एंथैल्पी पता है आपको? ओवरऑल एंथैल्पी कितनी है? 57.32 पहले वाले की थी और दूसरे वाले की -286.2 थी, तो ऐड कर लो दोनों को, आंसर आ गया 228, है ना? -228 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या है? ऑप्शन -228, ऑप्शन बी बॉम्बे इज योर करेक्ट आंसर। इजी, काफी सिंपल। यस, सबने इसी तरीके से किया, बहुत बढ़िया। जेई 1992 का क्वेश्चन 325 क्या बोलता है? देखो क्या बोलता है, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन where delta H represents enthalpy of the reaction in kilojoule per mole with the minimum value of energy of activation will be। हाँ, ये आपके CET लेवल पे नहीं आने वाला है, ये क्वेश्चन CET लेवल पे डेफिनेटली नहीं आने वाला है, बट फिर भी आप बेसिक एक आइडिया इसका आपको होना चाहिए। केमिकल काइनेटिक्स में थोड़ा बहुत काम आ सकता है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है? अगर एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जहां पर डेल्टा H जो है वो एंथैल्पी है, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितनी होनी चाहिए, ये उसका सवाल है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? अब आप पूछोगे सर ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है बॉस? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है जो मिनिमम एनर्जी आपकी रिक्वायर्ड है और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, उसको आप क्या बोलते हो? EA, दैट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में और ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना? फिलहाल ये सिर्फ लिख के रखो कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो एंथैल्पी से ज़्यादा होनी चाहिए। समझ गए क्या? $330 अगेन देखो, जेई 2007 का क्वेश्चन है। अगर आपसे ये सारे क्वेश्चन बन रहे तो देन यू कैन से कि हाँ भाई मेरे को ये चैप्टर अच्छे से आ गया है, ठीक है? चलो बताओ, वैल्यू ऑफ log K फॉर द रिएक्शन A to B इज दिस मच। डेल्टा S दिया है, R दिया हुआ है। अच्छा, वैल्यू ऑफ log K चाहिए, बाकी आपको एंथैल्पी, एंट्रोपी, R और सब कुछ दिया हुआ है ना? और ये वैल्यू भी दी है। चलो आपका काम आसान करने के लिए उन्होंने पूरी मल्टीप्लाइड वैल्यू भी दी है। मतलब कितने अच्छे भले लोग हैं यार, अच्छे लोग हैं ना। तो आपको कुछ कैलकुलेशन में मेहनत करनी है क्या? मुझे सिर्फ बताओ log K की वैल्यू कैसे निकालोगे? हाँ, मैंने आपको एक फॉर्मूला आज के लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि किसको log K से हमने कोरिलेट किया था। डेल्टा G को log K से रिलेट किया था, यस, है ना? तो डेल्टा G के दो फॉर्मूले क्या क्या थे बताओ? एक था डेल्टा G का फॉर्मूला बच्चों, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, ये है ना फॉर्मूला। और डेल्टा G का दूसरा फॉर्मूला क्या था? -2.303 RT log ऑफ K, बरोबर ना? है कि नहीं? इसका हम लोगों ने ये किया ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आज का पहला क्वेश्चन यही था, याद है? ये नहीं लिखा था, ln लिखा था, याद आया कि नहीं? हाँ, तो बस दोनों को क्या कर लो, इक्वेट कर लो, आंसर आ जाएगा। इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना दिया है? 298 इंटू लॉग ऑफ के इक्वल टू डेल्टा एच कितना दिया है बच्चों? -54.07। अच्छा, अब यहां पर कैच क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? कैच क्या है यहां पे? ये जूल में दिया कि किलो जूल में दिया? ये जूल में दिया कि किलो जूल में दिया? डेल्टा एच किलो जूल। और तुम्हारी आर की वैल्यू किस में दी है? जूल में कि किलो जूल में? जूल में। तो तुमको या तो इसको किलो करना पड़ेगा या तो इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहां पे गड़बड़ नहीं करना, इंपॉर्टेंट है बॉस, समझ गए ना? टेम्परेचर कितना दिया है? टेम्परेचर कितना दिया है? 298 ना?
ये कितना दिया है 10, 10 जूल। देखो एस की वैल्यू जूल में दिया, ध्यान से देखो, डेल्टा एस एट 298 इज जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना। तो सिर्फ मैंने 54.07 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, समझ गए ना। अब लॉग के का आंसर ले आओ फटाफट। ये पूरी वैल्यू को आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितनी दी हुई है ये पूरी वैल्यू, बोलो। और माइनस साइन माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, यस। तो आंसर आपका आएगा 298 इंटू 10 ये हो जाएगा -54070 माइनस 2980 अपॉन ये पूरा क्या वैल्यू है 5705, सही बोल रहा हूँ। और ये माइनस में, क्योंकि ये माइनस साइन के साथ था ना यहाँ पे, क्लियर हुआ। अब कैलकुलेशन इजी है, कर लो। ये आता है -57,050 और ये आता है -5705, माइनस माइनस कैंसिल और ये पूरा जाएगा 10 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा log ऑफ k इज 10 टाइम्स। समझ गए क्या, log k इज 10, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन बॉम्बे यानी कि बी। बहुत ही अच्छे सवाल है देखो जेई के, छोटे मोटे ट्रिकी कैलकुलेशन है यहाँ पे, तो आपके लिए आसान कर दिया उन्होंने, मल्टीप्लाई भी करके दे दिया। अब इससे ज्यादा क्या करेंगे भले लोग बेचारे, है ना। 335 36 ये सब बेसिक, अगेन बहुत बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, ठीक है ना। डायरेक्ट 340 का आंसर बताओ, चलो 340 मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है 340 में, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है बच्चों। क्या बोलता है वो करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, व्हेन एंथैल्पी फैक्टर इज एब्सेंट देन रैंडमनेस डिसाइड्स द स्पॉन्टेनिटी, इज दैट ट्रू। जब एंथैल्पी का फैक्टर दिया ही नहीं है तो रैंडमनेस से ही आप ये डिसाइड करोगे, क्या बोलते हैं स्पॉन्टेनिटी, हाँ कि ना। जब आपको ये नहीं मालूम कि एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, तो क्या आप डेल्टा एस से स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करते हो, यस ऑफ कोर्स, है ना। अच्छा, अगर रैंडमनेस एब्सेंट है तो एंथैल्पी से डिसाइड करोगे, ये भी सही है। ओके, व्हेन बोथ फैक्टर्स टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ विल डिसाइड, हाँ मतलब कौन बड़ा नेगेटिव कौन छोटा नेगेटिव, दैट विल डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमने किए जहाँ पे मैंने आपको लार्ज पॉजिटिव स्मॉल नेगेटिव ऐसे ऑप्शंस बताए नंबर्स के साथ, है ना। तो क्या होगा, ऑल थ्री आर करेक्ट या ऑल थ्री आर इनकरेक्ट, ऑल थ्री आर करेक्ट, वेरी गुड, ऑल थ्री आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। अच्छे सवाल हैं, बहुत कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। दिस वाज 340। लास्ट क्वेश्चन, चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 345। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बताओ, इनकरेक्ट स्टेटमेंट मार्क करो। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी नेगेटिव, सही है, हाँ स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है, ठीक है। एंथैल्पी एंट्रोपी फ्री एनर्जी आर ऑल स्टेट फंक्शंस, यस। स्पॉन्टेनियस इज रिवर्सिबल, क्या ये सही है, नहीं स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल होता है, तो आंसर इज ऑप्शन सी, है ना। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसा होता है, मैंने आपको पेपर जलाने का ऑप्शन ये एग्जांपल दिया था, याद होगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, है ना। अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रिवर्सिबल होते तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी होती, नहीं। गाड़ी चलाया, पेट्रोल जलाया, वापस उसको रिवर्स कर लो है ना, गाड़ी रिवर्स में लेके पेट्रोल मिलेगा, वाह जोरदार काम हो जाएगा, नहीं ठीक है। बाकी पीवाई, अब मैंने सारे टाइप के मतलब 350 क्वेश्चन अपन ने हर एक टाइप के 350 क्वेश्चन में से
कवर कर लिए हैं इतनी ज़्यादा डिटेल में तो डेफिनेटली कोई भी आपको नहीं कराने वाला, बट सारे टाइप कवर किए। PYQs में से क्वेश्चंस उठाओ, इस बुक में जो PYQs का सेक्शन दिया एक छोटा सा, उसमें से जो क्वेश्चंस है वो उठाओ, प्रैक्टिस करो अच्छे से, देखो आपको कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं कौन से नहीं बन रहे। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये चैप्टर आपका पूरी तरह से प्रिपेयर अच्छे से हो गया है। करेक्ट। इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। चलो, सो इसको प्रॉपरली अच्छे से प्रैक्टिस करके कंप्लीट कर लो। और आई थिंक इसी बुक में, आई थिंक PYQs के सेक्शन में ही अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे सारे सवाल तो मोर देन इनफ हो जाएगा, देन यू विल बी सॉर्टेड विद थर्मोडायनामिक्स इवन अप टू JEE मेंस लेवल आई एम सेइंग। क्योंकि बहुत, मैं बार बार ये बात कहते रहता हूँ, हर लेक्चर में कहता हूँ आपको, इस बुक में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है, इसको फॉलो ज़रूर करो। ठीक है, चलो, आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन।